Hello my dear students, welcome to Mastermind classes. How are you dear? I hope you are very fine and you are watching regular classes. Today's we are going to learn this chapter the red ref. और वही इस चैप्टर की ये जो क्लास नंबर है सेकंड रहने वाली, जस्ट इससे पहले मैंने इसकी क्लास आपको प्रोवाइड करवा दी है, तो जाकर वो क्लास जरूर देख लीजिएगा। और डेली आपकी 9 बजे क्लास लाइव रहती है, तो इस क्लास को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। जो भी डाउट रहता है वो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है डियर। तो सारी चीजें आपको समझ में आ रही है, वर्ड मीनिंग याद करके आए हो ना डियर। देखो ऑफलाइन वाली फीलिंग्स आपके अंदर होनी चाहिए, अदरवाइज आपको ऐसे पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। अपने 4th नंबर का चैप्टर चल रहा है, वो भी फ्लेमिंगो बुक का। देन इसके बाद में जैसे आप बोलोगे वैसे मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको विस्टास वाली बुक पढ़ना है तो वो पढ़ लीजिएगा ना, अदरवाइज इसी बुक में कंटिन्यू आपको 5th नंबर का चैप्टर में आपको पढ़ाने वाला हूँ। टोटल ओवरऑल यहाँ पे 8 चैप्टर आपके रहने वाले हैं, ठीक है ना। आप जैसे बताओगे वैसे मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके थे। एक बार यहाँ पे पीछे वाला स्टूडेंट खड़ा होगा और जस्ट मुझे ये बताएगा कि लास्ट स्टोरी कहाँ तक अपनी कंप्लीट हो चुकी थी और क्या हो गया था उसमें। हाँ भाई तेरे से बोल रहा हूँ मैं, लास्ट कॉर्नर वाला। हाँ रिंकू भैया आप ही खड़े हो जाओ। ऑफलाइन वाली फीलिंग्स होनी चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये, मैं तो कुछ भी बोल रहा हूँ यहाँ पे, बट एक बार ऑफलाइन वाली फीलिंग लेके देखो। सच बता रहा हूँ आपको पढ़ने में मजा आएगा। देखो यहाँ तक अपनी स्टोरी कंप्लीट हो चुकी थी कि जो क्रॉप्टर था, उस क्रॉप्टर को वो लूट लेता है एक तरीके से, और उसके 30 करोड़ वो चुरा लेता है। और चुराता किस प्रकार से है बताइएगा मेरे को। जब वो दूध निकालने के लिए अपनी गाय का चला जाता है बाड़े के अंदर, तो वापस से वो उसी के दरवाजे पे खड़ा हो जाता है, लेकिन दरवाजे से एंट्री नहीं लेके वो क्या करता है, जो विंडो थी उसके शीशे को तोड़ता है और उसमें से जो नेल के ऊपर जो पाउच टका हुआ था उसको उतारता है, उसमें से पैसे निकालता है और अपने पॉकेट में रखता है और वापस उसी पाउच को उसी नेल के ऊपर टाँग देता है। और देन उसके बाद में वो वहाँ से चला जाता है। अब देन इसके बाद में क्या स्टोरी होती है वो देखते हैं, ठीक है डियर। एक बार मैं यहाँ पे कमेंट देख लेता हूँ, सभी की यहाँ पे प्यारी प्यारी कमेंट आ रही है। और देखिएगा डेली लाइव क्लास रहती है, फिर से बोल रहा हूँ मैं, और लाइव क्लास का मज़ा कुछ और ही है। अब देखिएगा इसके बाद में मैं आपको नॉर्मली एक स्टोरी बता देता हूँ, इसमें आगे क्या होने वाला है कि अब जैसे वो पैसा चुरा लेता है तो ये एक मेन हाईवे जो रहता है उसके ऊपर नहीं चलकर वो एक जंगल का रास्ता चुनता है। वो ऐसे सोचता है कि अगर मैं रोड के ऊपर चलूँगा तो ये सेफ नहीं रहेगा मेरे लिए, और जंगल का रास्ता मेरे लिए सेफ रहेगा क्योंकि मुझे वहाँ पे कोई भी नहीं पकड़ पाएगा और मैं वहाँ से सुरक्षित हो जाऊँगा। तो उस रास्ते निकलता है और उस रास्ते जैसे जंगल में प्रवेश करता है तो जंगल के अंदर वो फंस जाता है। उस घने से जंगल के अंदर रास्ता नहीं मिलता बाहर निकलने का। तो आगे क्या होता है कहानी के अंदर, क्या ट्विस्ट है वो देखिएगा। एज ही वॉकड अलोंग विद द मनी इन हिज पॉकेट, जैसे ही वो अपनी मनी के साथ में चल रहा था, जो पैसा था उसके पास में उसके साथ में चल रहा था, पेन कॉपी साथ में लेके बैठना और जो वर्ड मीनिंग बताते हुए चलो वो इस बुक के अंदर ही लिख लेना या फिर कॉपी में लिख लेना। ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड। देखो प्लीज्ड का मतलब होता है खुश होना या पर्सन होना, तो वह अत्यधिक पर्सन महसूस कर रहा था, क्वाइट यानी अत्यधिक। विद हिज स्मार्टनेस यानी अपनी चतुराई के ऊपर बड़ा पर्सन हो रहा था। क्या चतुराई थी, देखो स्मार्टनेस का मतलब चतुराई या अपनी चतुराई, अपनी चतुराई के ऊपर बड़ा पर्सन था वो, कि हाँ मैंने उस बुड्ढे को लूट लिया, उल्लू बना दिया मैंने। लेकिन ये पता नहीं था कि उल्लू खुद बन गया वो। ये रियलाइज्ड, उसने महसूस किया ऑफकोर्स निसंदेह, दैट एट फर्स्ट, सबसे पहले ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे। देखो दैट फर्स्ट यानी उसने हिम्मत नहीं की कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, यानी जो पब्लिक सार्वजनिक रास्ता था उस पर चलने की उसने हिम्मत नहीं की, डेयर नहीं किया, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड। लेकिन उसने निर्णय लिया कि वह टर्न ऑफ करेगा, मतलब दूसरी तरफ चल देगा, रोड को छोड़ देगा। यानी ऑफ प्रीपोजिशन आता है तो अलग होने की बात होती है। तो जो मेन हाईवे था, पब्लिक हाईवे था, उसको वो छोड़ना चाहता है इनटू द वुड्स। और कहाँ चला जाएगा, इनटू जो प्रीपोजिशन आता है ना वो बाहर से अंदर जाने के लिए आता है, तो वो रोड पे था पहले, अब वो जंगल में चला जाएगा। वुड्स का मतलब जंगल। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स, जो शुरुआती घंटे थे, ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स का मतलब होता है शुरुआती घंटे। दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, यानी उसको बिल्कुल भी डिफिकल्ट महसूस नहीं हुआ। फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, यानी कुछ भी उसको डिफिकल्ट महसूस नहीं हुआ क्योंकि मज़ा आ रहा था। जंगल में प्रवेश ही तो किया है, अब जंगल में उसका मंगल भी तो होना है। लेटर इन द डे इट बिकम वर्स, लेकिन लेटर इन द डे यानी जैसे दिन गुजरता गया, बिकम वर्स यानी बुरा होता गया। ये सुपरलेटिव डिग्री होती है वर्स, ध्यान रखना। बैड का सुपरलेटिव डिग्री होता है वर्स, वर्स्ट, सॉरी
सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, सुपरलेटिव डिग्री तो वरस्ट होती है। फॉर इट वॉज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, इट वॉज ए बिग, और ये एक बड़ा सा था, ये जो जंगल था ये बड़ा सा जंगल था, एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, और एक कन्फ्यूजिंग वाला जंगल भी था ये, यानी असमंजस में डालने वाला, विच ही हैड गोटन इनटू, जिसके अंदर ये गोटन इनटू हो गया था, मतलब फंस गया था वो। ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू बी श्योर, निश्चित होने की, टू वॉक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, यानी वह निश्चित होना चाहा कि मैं एक निश्चित डायरेक्शन में चलूँ, डेफिनेट डायरेक्शन में चलूँ, बट द पाथ्स ट्विस्टेड बैक इनटू फोर्थ सो स्ट्रेंजली, लेकिन जो रास्ता था, जो पाथ था वो ट्विस्टेड यानी घूमता था, बैक एंड फोर्थ यानी आगे पीछे, सो स्ट्रेंजली जो इसलिए वो अजीब सा लग रहा था, यानी जो रास्ता था ना वो आगे पीछे वही घूम के आ जाया करता था। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, वो चलता रहा बिना जंगल के अंत के आए, यानी जंगल का अंत ही नहीं आता और वहाँ पे चलता रहता। एंड फाइनली रियलाइज्ड, और उसे अंतिम रूप से रियलाइज हुआ कि ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, और रियलाइज हुआ कि वो जंगल के एक ही हिस्से के अंदर चारों ओर चल रहा है, चारों ओर घूम रहा है, बस उसको ये रियलाइज हुआ। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स, और एक बार उसको तो रिकॉल्ड हुआ, एहसास हुआ, सोचा कि अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेट ट्रैप, यानी उसको खुद को ही रियलाइज हुआ कि ये जो संसार है वो एक चूहेदानी है, क्योंकि वो अधिकतर सोच रहा होता है ना खाली समय में ये पूरा संसार एक चूहेदानी है, तो वैसे उसको ख्याल आया कि आज शायद मैं भी इस चूहेदानी के अंदर फंस गया हूँ। ठीक है डियर, ठीक है रसगुल्ला, समझ में आ रही बात? अरे समझ रहा है ना, तो सुन रहा है, तो ठीक है आगे बढ़। नाउ इज ओवन टर्न हैड कम, अब उसी की बारी आ चुकी थी, अब उस खुद का टर्न आ चुका था इस रेड ट्रैप में फंसने का। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय ए वेट, जिसके अंदर स्वयं को वो फूल बना लेता है, मतलब मूर्ख बना लेता है उस चारे के अंदर। वेट का मतलब कल क्या बताया था मैं, चारा, जो चारा था ना ललचाने वाला, वो उसी के अंदर फूल बन गया था। एंड हैड बीन कॉट, और उसके अंदर फंस गया था। द होल फॉरेस्ट, जो पूरा जंगल था, विद इट इज ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, इट्स थिकेट्स एंड फॉलन लॉग्स, देखिएगा द होल फॉरेस्ट यानी पूरा जंगल, विद इट इज ट्रंक्स यानी जो उसके जो ट्रंक्स थे, ट्रंक्स का मतलब होता है तने, जो तना होता ना मोटा मोटा उसको बोला जाता है। ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, जो शाखाएं थी उनसे घिरा हुआ था। इट इज थिकेट्स, थिकेट्स का मतलब होता है घना, यानी एक तरीके से मतलब जो शाखाएं थी उनके जो झुरमुट थे वो फंस चुके थे। एंड फॉलन लॉग्स, लॉग्स का मतलब होता है लट्ठे, यानी लट्ठों से घिरा हुआ था। जैसे लट्ठे उसको बोला जाता है जैसे कि पेड़ काट दिया जाता है और पेड़ काटने के बाद में जो उसका तना रहता है ना, अपने देसी भाषा में बोलते हैं गोली, तो ये जो तना होता है इनको बोला जाता है लॉग्स, ठीक है, यानी बड़े बड़े लट्ठे, उन चीज़ों से ये घिरा हुआ था, तो इन चीज़ों के अंदर वो फंस गया। क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनेट्रेबल प्रिजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप। क्लोज्ड इन अपॉन हिम, वह स्वयं को फंसा लिया जैसे कि एन इम्पेनेट्रेबल, इम्पेनेट्रेबल का मतलब होता है जिसे भेदा नहीं जा सके, अभेद्य बोलते हैं उसको, यानी अभेद्य जेल के अंदर फंस चुका था वो, जिसके अंदर से वो कभी स्केप नहीं कर सकता, यानी प्लाइन नहीं कर सकता, ऐसे जंगल में फंस चुका था वो। ठीक है, क्या मीन समझाइए इस पैराग्राफ का, आप बताओ। आपसे क्वेश्चन पुटअप होगा यहाँ पे कि जो पेडलर था वो मनी चुराने के बाद में पब्लिक हाईवे के ऊपर क्यों नहीं चला और वो एक जंगल का रास्ता क्यों अपनाया, और जब जंगल का रास्ता अपनाया तो उसके साथ में क्या घटना घटी। ठीक है, तो ये पैराग्राफ ध्यान रखना, अच्छे से दिमाग को रिलैक्स करो और सोचो समझो। इट वॉज लेट इन दिसंबर, यानी ये दिसंबर का अंतिम पड़ाव था, यानी लेट इन दिसंबर का मतलब क्या है यहाँ पे, यानी दिसंबर खत्म होने वाला था, जैसे कि 20 तारीख के बाद का समय की बात हो। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, जो अंधेरा था वो पहले से जंगल के ऊपर छा चुका था। डिसेंडिंग का मतलब बढ़ जाना या छा जाना, यानी जंगल के ऊपर अंधेरा छा गया था। दिस इंक्रीज्ड द डेंजर, और जो डेंजर था यानी खतरा था वो बढ़ गया था। इंक्रीज्ड का मतलब होता है बढ़ जाना। एंड इंक्रीज्ड ऑल्सो इज ग्लूम एंड डिस्पेयर, इंक्रीज्ड ऑल्सो इज ग्लूम, बोल देना यू आर वेरी ग्लूमी, ग्लूमी यानी उदासी,
उदासी और डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा, यानी उसकी जो निराशा थी और जो ग्लूम था, उदासी थी, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो देखा कहाँ फंस गया रे, चूतियों के चक्कर में फंस गया मैं, है ना। फाइनली ही सो नो वे आउट, और अंतिम रूप से उसको कोई रास्ता नहीं मिला। एंड ही स्नेक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वह जो ग्राउंड था, मैदान था, उसके ऊपर बैठ जाता है, स्नेक हो जाता है, मतलब घुटनों के बल बैठ जाता है। टायर्ड टू डेथ, ऐसा लग रहा था कि वो मृत्यु से थक गया हो, चलते चलते थक गया हो। थिंकिंग दैट, ये सोचते हुए कि इज लास्ट मोमेंट, कि ये अंतिम क्षण था उसका, ये अंतिम पड़ाव था उसका, हेड कम, जो आ चुका था, ये उसका अंतिम क्षण था जो आ चुका था। बट जस्ट एज ही लैड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन उसने अपने सिर को ग्राउंड के ऊपर लेड कर दिया, मतलब पटक दिया, ऐसे सिर को झुका लेता है, सिर को झुका लेता है, जैसे कि आप किसी को प्रणाम करते हो तो उसके चरणों में जैसे अपने सिर को झुकाते हो, तो वैसे वो अपने सिर को लेड कर लेता है। ही हेड एज साउंड, ही हेड एज साउंड, उसको एक ध्वनि सुनाई देती है, उसको एक ध्वनि सुनाई देती है। 1 मिनट, है ना, थोड़ा वेट करना डियर। पानी पियोगे क्या? तो पानी पीने के लिए आया था नालायक। क्या बोल रहा है? ऐसे थोड़ी ना होता है। देखो, अपनी मेहनत अपने पास में है, आप मेहनत कर सकते हो, मैं पढ़ा सकता हूँ ओनली। भाई मेहनत करोगे तो आपका खुद का रिजल्ट आपके सामने होगा ना। हाँ। चल ठीक है, आगे देखा। चलो भाई। हाँ, तो जैसे ही उसने अपने सिर को जमीन के ऊपर रखा तो उसने एक साउंड सुनी, ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग, यानी एक नियमित रूप से थम्पिंग करने की। थम्पिंग का मतलब होता है ऐसे किसी चीज को ठोकने की आवाज आ रही थी। थम्पिंग का मतलब है यहाँ पे ठोकने की आवाज, यानी जैसे दम दम की वैसी आवाज आ रही थी, जैसे कि कोई हैमर से कोई चीज ठोक रहा हो। देयर वॉज नो डाउट, कोई संदेह नहीं था, एज टू वॉट दैट वॉज, कि कुछ तो था, कि कुछ तो था, ये तो उसको संदेह था। ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, कि उसके पास में कोई ना कोई लोग जरूर है, कोई ना कोई व्यक्ति जरूर है, उसके आसपास में लोग होंगे, ये उसने सोचा। और ये मस्ट ध्यान रखना, जरूरी चीज दिखाता है, बाध्यता को दिखाता है, ओब्लाइज। ही समंड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई। समंड का मतलब होता है जुटाना, उसने पूरी ताकत को जुटाया, यानी एकजुट किया उसने। स्ट्रेंथ का मतलब शक्ति। गोट अप, और खड़ा हुआ, एंड स्टेगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। स्टेगर्ड का मतलब होता है लड़खड़ाते हुए चलना, तो वो उस साउंड की डायरेक्शन में लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है प्रीति। द राम से जो आयरन वर्क्स, जो राम से जो आयरन वर्क्स थी, एक मिल थी, कारखाना था, विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो इस समय लगभग बंद हो चुका था। वो वर नॉट सो लॉन्ग एगो, लेकिन ज़्यादा लंबा समय भी नहीं हुआ, मतलब जैसे कि इवनिंग का टाइम हो और मजदूर जा चुके हो, लगभग कुछ एक आध ही रहे, तो बंद हो चुका था लगभग, ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था। ए लार्ज प्लांट, एक बड़ा सा कारखाना था। ये ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाए, देखो बनाना आना चाहिए, आपसे पूछ लिया जाए कि राम से जो आयरन वर्क क्या था, क्या था वो, तो वो एक लार्ज प्लांट था, एक लंबा कारखाना था, बड़ा सा कारखाना। ठीक है। विद स्मेल्टर, जिसमें एक स्मेल्टर थे। स्मेल्टर का मतलब होता है एक भट्टी बोल दो आप, या पिघलाने वाली वस्तु भी बोल सकते हो। ठीक है, उसको बोला जाता है स्मेल्टर, धातु पिघलाने की जगह को बोला जाता है। रोलिंग मिल, रोलिंग मिल का मतलब होता है जो वहाँ पे लोहा होता है उसको बेलने की हालत हो, यानी लुढ़काने वाली स्थिति। एंड फोर्ज, फोर्ज का मतलब होता है भट्टी। इन द समर टाइम, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेवीली लोडेड बार्जेस एंड स्कॉज स्लाइड डाउन द कैनाल। अच्छे से ध्यान से सुनना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इन द समर टाइम, यानी गर्मियों के समय में, जो कहाँ गए, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेवीली लोडेड बार्जेस। बार्जेस का मतलब होता है जो छोटी छोटी नावें होती है ना, उनको बोला जाता है छोटी छोटी मालवाहक नावें होती है, जिनके ऊपर हम लोड करके लेके जाते हैं सामान,
कभी देखा होगा, देखना कभी आप समुद्र के किनारे जाओगे ना तो वहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको। लाइन से भी यानी कतारों के अंदर लगी हुई रहती है, यानी उसके अंदर लोड हुआ रहता है सामान, एंड स्काउ स्लाइड, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो चीज़ें होती है उनको लोड कर देते हैं। स्काउस का मतलब होता है जो पतले पेंदे वाली, चपटे पेंदे वाली जो नावें होती है उनके अंदर स्लाइड डाउन द कैनाल, और नहर के अंदर उनको हमें उतार देते हैं और एक बड़ी कतारें बना देते हैं। विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक, और ये एक बड़ी सी झील के पास में लेके जाती है। एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल्ड डस्ट, और जो सर्दी का समय होता है, विंटर टाइम होता है, तो जो मिल के पास वाली, जो कारखाने के पास वाली जो रोड है वो ब्लैक हो जाती है। किसकी वजह से? फ्रॉम ऑल द कोल्ड डस्ट, जो कोयले की डस्ट होती है उसकी वजह से। जैसे कि ओस होती है ना सर्दियों के अंदर, तो उस ओस के अंदर जितना भी पोल्यूशन होता है वो सारा का सारा अपनी ज़मीन के ऊपर ही आके गिरता है। तो वैसे जो वहाँ के आसपास की सड़कें थी तो वो ब्लैक हो जाया करती थी। विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, तो विच शिफ्टेड का मतलब होता है जैसे कि हम चालते हैं ना, छन कर गिर जाना, तो शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, जो बड़ी बड़ी वो होते थे ना, क्रेट्स होते थे। जैसे कि मैं क्रेट्स बोलूँ तो कोयला होता है, कोयले के अंदर जो डाला जाता है भट्टी के अंदर, वो चलनी सी लगी हुई रहती है। जैसे कि आपने अपने घर के अंदर छोटी सी सीढ़ी देखी होगी, उसके अंदर ऐसे लोहे के लगे हुए रहते हैं, है ना, और इसके ऊपर कोयला हम डाल देते हैं और नीचे से ऐसे हवा लगती रहती है। तो वैसे हम क्रेट्स बोलते हैं। क्रेट्स का मतलब यहाँ पे लिख लेना, खाँचा लिखना चाहो तो लिख देना। तो उन खाँचों के अंदर से जो चारकोल डाला जाता था उनसे वो डस्ट शिफ्ट होके गिरती थी, और ये डस्ट फिर बाद में ओस के साथ में विंटर के समय में रोड के ऊपर आके गिर जाया करती थी। ठीक है, चलो आगे देखो। कोई समस्या तकलीफ यहाँ था? देखो समझ में आ रहा है? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फटाफट से। देखो लाइक में कंजूसी नहीं करना है, लाइक दबा के आनी चाहिए, शेयर बिल्कुल आपको करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई। आगे देखिएगा, ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स, यानी इवनिंग का समय था, है ना, गहरा अंधेरा छा जाता है। बिफोर क्रिसमस, यानी क्रिसमस से पहले, क्रिसमस से पहले की बात है। द मास्टर स्मिथ, स्मिथ का मतलब होता है लोहार, जो मालिक था, ठीक है, जो मुख्य लोहार था ना, मास्टर स्मिथ, एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फोर्स नियर द फर्नेस, फर्नेस का मतलब जो भट्टी थी, वेटिंग फॉर द पिग आयरन, पिग आयरन का मतलब होता है लोहा पिघलना, पिग आयरन का मतलब है यहाँ पे जो लोहा था, कच्चा लोहा था, उसका पिघलने का वो वेट कर रहे थे। दोबारा से अर्थ सुनना, जो उसका जो मुख्य लोहार था एंड उसके जो हेल्पर थे वो सेट इन द डार्क फोर्ज, यानी उस लोहा खाने के, फोर्ज का मतलब होता है लोहा खाना, उस ब्लैक से लोहा खाने के अंदर बैठे हुए थे। नियर द फर्नेस, यानी फर्नेस के पास में, फर्नेस के पास में बैठे हुए थे। किसका वेट कर रहे थे? फॉर द पिग आयरन, जो पिग आयरन था उसका वेट कर रहे थे, कच्चा लोहा था जो पिघलने का वेट कर रहे थे। विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसको हम आग में रखे हुए थे। टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, जिसे हम एनविल के ऊपर रख सके, यानी वो वेट कर रहे थे कि कब ये लोहा पिघले और उसको हम कब एनविल के ऊपर रख दें। एनविल का मतलब होता है एक लोहा का मोटा सा खंड बना हुआ होता है, जिसके ऊपर हमें लोहे को रखकर उसके ऊपर हथौड़े से मारते हैं और कुछ भी धातु हम बना लेते हैं। देखा होगा लोहार के पास में, उस लोहार क्या करता है, उस गरम गरम धातु को उसके ऊपर पीटता है, उसको बोला जाता है एनविल। ठीक है, लोहा खंड बोला जाता है। और अपनी देसी भाषा में बोले तो उसको क्या बोला जाता है? देखो मेरे को याद नहीं आ रहा, हमारे भी था ये पहले, मतलब घर में रखते ही हैं कुछ ही लोहे की चीज़ को पीटने के लिए, सेपरेट मतलब अच्छी चीज़ बनाने के लिए। गण बोलते थे शायद, गण। एवरी नाउ आपकी भाषा में क्या बोलते हैं वो आप बता दीजिएगा। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देन गोट अप टू स्टीर द ग्लोइंग मास विद ए लॉन्ग आयरन बार। तो क्या किया जाता था इसमें कि एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम, देखो 11th क्लास में आप डिटरमिनर पढ़े होंगे, एवरी आप डिटरमिनर है यहाँ पे, लेकिन ये डिटरमिनर है कि प्रोनाउन है वो आप बताओ एक बार।
एवरी नाउ एंड, यहाँ पे ये ध्यान रखना एवरी प्रोनाउन है। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गोट अप, यानी उनमें से प्रत्येक एक खड़ा होता, गोट अप टू स्टीर, स्टीर का मतलब हिलाने के लिए, मतलब जो कोयला था उसको हिलाने के लिए, ग्लोइंग मास विद ए लॉन्ग आयरन बार, एक लोहे की छड़ के माध्यम से उस कोयले को और लोहे का जो खंड रखा हुआ था उसको हिलाते थे। रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ देर बाद में वो लौट आते थे। ड्रिपिंग विद प्रिस्पिरेशन, प्रिस्पिरेशन का मतलब होता है पसीने के अंदर, यानी कुछ देर बाद में उनके ऊपर से पसीना ड्रिपिंग होता था, यानी जैसे कि टपकना बोलते हैं, तो पसीने से भीगे हुए आते थे। तो हालांकि एज वॉज द कस्टम, जैसे कि उनकी कोई परंपरा हो, जैसे कि उनकी क्या हो, परंपरा हो। परंपरा का मतलब ये है कि, यानी परंपरा मतलब प्रथा भी बोल सकते हो भाई, एक तू पहले जा, तो पहले उसको जो आयरन की बार है उससे उस कोयलों को हिला के आ जा, स्टिर करके आ जा, और फिर उसके बाद में दूसरे की बारी आती है, तो मतलब बारी बारी से वो जाते हैं। ही वोर नथिंग बट ए लॉन्ग सेट एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज। ही वोर नथिंग, वो ज़्यादातर कुछ नहीं पहनते थे, लेकिन एक लंबी सी सेट पहनते थे, ज़्यादा तो नहीं लेकिन एक लंबी सी सेट पहनते थे। एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज, और लकड़ी के जूते पहनते थे। देखो लोहे वाले या प्लास्टिक के जूते क्यों नहीं पहनते थे, देखो अगर लोहे के होते तो वो ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, और प्लास्टिक के होते तो पिघल जाते हैं। अब लकड़ी के हैं तो लकड़ी के ज़्यादा गर्म भी नहीं होते और सूटेबल भी होते हैं उनको। अब तुम बोलोगे सर लकड़ी के जलते क्यों नहीं है, अरे वो बिल्कुल के भट्टी के अंदर थोड़ी ना जाएगा, मतलब नज़दीक जाएगा। ठीक है रसगुल्ला, आगे बढ़े। हाँ राधे राधे, जय श्री कृष्ण भाई, आज तो बहुत लेट आया पंकज, क्या बात है। कई स्टूडेंट रहते हैं जिनका मुझे नाम एक्चुअली में यहाँ पे याद हो जाता है, क्योंकि वो रेगुलर रहते हैं ना, इसलिए। आगे बढ़े, लेसन थोड़ा लॉन्ग है भाई, टाइम लगेगा इसको कंप्लीट करने में, शायद एक क्लास और लगेगी इसमें, एक भी लग जाए दो भी लग जाए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ऑल द टाइम, यानी पूरे समय, देयर वर मैनी साउंड टू बी हियर्ड इन द फोर्स, यानी लोहा खाने के अंदर अलग अलग प्रकार की हम साउंड सुन सकते थे, कई प्रकार की आवाज़ आया करती थी, जैसे कि लोहे को ठोकने की आवाज़, हैमर की आवाज़, और जो कोयला था उसके चटकने की आवाज़, या फिर बारिश हो रही है तो उसकी आवाज़, मतलब अलग अलग तरीके से वहाँ पे आवाज़ आ रही थी। और ये दिसंबर का समय था, ठीक है। तो द बिग विलोज ग्रोन एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, तो देखो कौन कौन सी आवाज़ आती है वहाँ पे। द बिग ब्लॉज, ग्रोन, ग्रोन का मतलब होता है कहराने की आवाज़, जैसे कि आपने चूल्हे के अंदर जो अपने हवा देते हैं उसको बोला जाता है ब्लो, धोकनी बोलते हैं इसको, अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, फूकड़ी। तो जो बिलो होती है उसकी कहराने की आवाज़। द बर्निंग कोल क्रैक, जो जलता हुआ कोयला होता है उसके क्रैक करने की आवाज़, यानी चटकने की आवाज़, कड़कड़ाहट की आवाज़। द फायर बॉय swallowed charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatter। मो का मतलब होता है पेट, मो का मतलब है यहाँ पे पेट, ऑफ द फर्नेस यानी जो फर्नेस का जो पेट होता है, यानी जो कोयला डालने की जगह होती है ना, उसको मो बोला गया है। तो द फायर बॉय, जो अग्निशमन वाला लड़का होता है, वो सोल्ड चारकोल, यानी सोल्ड का मतलब होता है यहाँ पे कोयला डालना, तो वो क्या करता है उसके अंदर कोयला डाल देता है, झोंक देता है, झोंकना भी बोल सकते हो या डालना भी बोल सकते हो। तो कोयला झोंकता है इनटू, अब देखो इनटू बाहर से अंदर जाने के लिए आता है। द फर्नेस, देखो ग्रामर आपकी अच्छी होनी चाहिए डियर, याद हर कोई क्वेश्चन आंसर कर लेगा, बट जब तक उसकी ग्रामर अच्छे से प्रिपेयर नहीं है ना, तो वो रट्टाफिकेशन है। तो तुम्हें अगर ये चीज़ें याद है ना, तो फिर आप नहीं घबराओगे कभी ज़िंदगी में। तो ये चीज़ें याद रखा करो डियर, अभी तो टाइम है आपके पास में, है ना। हालांकि अपने पास में व्यूज़ शायद कम आ रहे हो, बट वो दिन भी आएगा जिस समय मिलियन में व्यूज़ भी जाएंगे, उम्मीद है। बट आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। आगे देखते हैं अब। तो फायर बॉय खड़ा होता है और उस फर्नेस के अंदर कोयला डाल के आता है विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, यानी बड़ी गड़गड़ाहट के साथ में, बड़ी आवाज़ के साथ में जाता है। आउटसाइड रोअर एट द वाटरफॉल, और बाहर की तरफ जो जलाशय था, जलप्रपात था, झरना था, उसकी भी रोअर एट की आवाज़ आ रही थी, गरजने की आवाज़ आ रही थी। एंड ए शार्प नॉर्थ विंड वेप्ट द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, जो ब्रिक टाइल्ड रूफ थी ना, जो कारखाने की ब्रिक टाइल्ड रूफ थी, यानी ईंटों से बनी हुई, जैसे कि आपने देखा होगा छोटी छोटी टाइल की बनी हुई छत भी होती है,
कई जगह पे तो शार्प नॉर्थ विंड चल रही थी, यानी उत्तरी हवा चल रही थी, जिसके अंदर तेज हवा के साथ में बरसात भी हो रही थी अगेंस्ट द टाइल रो। अगेंस्ट का मतलब होता है विपरीत, जैसे कि उससे टकरा रही हो हवा के साथ में जो बारिश आती ना, ऐसे लहराते हुए झूमते हुए ऐसे हवा चल रही थी, बारिश हो रही। इट वॉज प्रोबेबली शायद ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस। इस आवाज की वजह से, इस नॉइज की वजह से शायद ब्लैक स्मिथ ने मेरे ऊपर नोटिस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। दैट अ मैन हैड ओपन्ड द गेट एंड एंटर्ड द फोर्ज। ध्यान रखना, एंटर्ड के साथ में इंटू प्रीपोजिशन नहीं आता है, इतना ख्याल रखना। इसलिए उन लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया कि किसी व्यक्ति ने दरवाजा ओपन किया और उसमें प्रवेश कर गया लोहा खाने में। अनटिल, जब तक ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस। अनटिल ध्यान रखना, कंजक्शन। ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, जब तक वो उस भट्टी के पास में खड़ा नहीं होगा, बिल्कुल नज़दीक खड़ा नहीं हो गया, तब तक उन लोगों ने उसे पेडलर के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। पेडलर के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि कोई इसके अंदर भी है, कोई अंदर आया है, किसी ने नहीं ध्यान दिया। ठीक है, ठीक है मेरे डियर लाला, ए लाला राम, ए पीछे वाले डोबा अरे डोबा डोबा पढ़ ले यार, तो क्यों मजाक मस्ती में आ रहा है। श्योरली निश्चित इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर बैकबोन्स विदाउट एनी बेटर शेल्टर। देखो लाइन थोड़ी लॉन्ग हो जाती है तो घबराया मत करो, मैं वन वर्ड की तरह एक एक वर्ड करके आपको ट्रांसलेट करा रहा हूँ। श्योरली निश्चित इट वॉज नथिंग अनयूजुअल, ये सामान्य नहीं था, ये सामान्य नहीं था फॉर पुअर बैकबोन्स, जो गरीब बैकबोन्स होते हैं। बैकबोन्स कल भी बताया था क्या मतलब था, गुम्मक्कड़, जो बेचारे गुम्मक्कड़ होते हैं उनके लिए शायद ये सामान्य नहीं था। क्योंकि देखो इसका मतलब मैं बता देता हूँ, आपका मेन क्या है कि वो ऐसे मन में सोचता है कि लोग हमारे ऊपर ध्यान नहीं देते क्योंकि हम गरीब बेचारे हैं। मन में ख्याल आया उसके कि शायद उन लोगों ने ध्यान इसलिए नहीं दिया। भाई एक तो वो ऊपर वाले पैराग्राफ में यहाँ पे मेन समझा दिया कि बारिश की जो आवाज़ थी ये फलानी आवाज़ थी जिसकी वजह से उन्होंने ध्यान नहीं दिया। बट देखो उसके ख्याल आया कि हम बेचारे गरीब बैकबोन्स होते हैं और हमारे ऊपर वैसे कोई ध्यान नहीं देता, हमारे को तो ऐसे दूर भगा देते हैं, अलग ही नज़रों से देखते हैं, ऐसे उसके दिमाग में आया। विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट, और हमारे लिए अच्छा भी क्या होगा एक रात्रि शेल्टर के लिए। शेल्टर का मतलब आश्रय होता है, शरण स्थल होता है। टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्स बाय द ग्लो ऑफ लाइट विच इज केप्ट थ्रू द स्कूटी पैंस। सॉरी सूटी पैंस, स्कूटी बोल दिया। सूटी पैंस का मतलब जो काली लगे शीशे होते हैं। अब तुम बोलोगे सर काली लगे शीशे क्या होते हैं, पेन्स, पेन का मतलब कल बताया था जो शीशे लगे हुए रहते हैं खिड़की के अंदर। अब सूटी पेन ये होता है डियर, जैसे कि जो ये धुआं होती है, जैसे कि अपने चूल्हे में से भी धुआं निकलती है और फिर दीवारों के ऊपर लग जाती है, या फिर जो शीशे होते हैं खिड़की के उनके ऊपर लग जाती है, उनको बोला जाता है सूटी पेन्स, काली लगे शीशे। उनके माध्यम से रोशनी निकलती है, स्केप का मतलब होता है निकलना, तो वहाँ से रोशनी निकलती है, उन काली लगे शीशों से रोशनी निकलती है और ग्लो करती है, बड़ी ग्लो करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो हमें अट्रैक्ट करती है। क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। 1 मिनट, एक कॉल आ रहा है। हाँ जी थोड़ी देर में करता हूँ, मैं ना क्लास ले रहा हूँ। नेक्स्ट आगे देखिएगा, मतलब क्या निकला, मैं क्या बोल रहा था कि मतलब कारखाने से जो ये काली लगे शीशों से जो रोशनी निकल रही थी वो हमें अट्रैक्ट करती है, और जिसकी वजह से हम यहाँ पे शरण लेने के लिए आ जाया करते थे। एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द फायर, और हम अपने आप को इस आग के सामने गर्म करने के लिए ले आते हैं। यानी जो ये आग जल रही थी फोर्स के अंदर, उसके सामने हम ले आते थे। द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली, और जो ब्लैक स्मिथ था, जो लोहार था ना, उसने ओनली एक ग्लैंस डाली। ग्लैंस का मतलब होता है उड़ती नज़र, उड़ता तीर बोलते हो ना, तो ग्लैंस डाला मतलब ऐसे नज़र डाला हल्की सी, ऐसे घूरता नहीं है, ग्लैंस डालता है ओनली कैजुअली, बिल्कुल लापरवाही से। एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर, इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिया, और ऐसे सोचा कि शायद घुसपैठिया होगा। ही लुक्ड
द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड। उसने सोचा कि ही लुक्ड द वे, यानी उसने उस तरीके से देखा जैसे कि उसके तरीके के, उसके टाइप के जो लोग हुआ करते थे उस तरीके से उसने देखा। विद अ लॉन्ग बियर्ड, यानी लंबी लंबी सी दाढ़ी। अब यहाँ पे ये लाइन ध्यान रखना, जो पेडलर उसके करेक्टर में डालना, आपको करेक्टर आपसे पूछ लिया जाए ना तो ये ध्यान रखो। देखो क्वेश्चन आंसर बनाओ, आप खुद से बनाओ, रट्टाफिकेशन मत करो, पासबुक में क्या लिखा हो, किसी ने क्या लिखवा रखा है, वो कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे देखो ये लाइन खुद उठाओ, कैसा दिख रहा था पेडलर? लंबी लंबी सी दाढ़ी, गंदा सा रेड यानी फटे पुराने से कपड़े थे, एंड विद बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डैगलिंग ऑन हिज चेस्ट। उसकी जो चेस्ट थी उसके ऊपर जो रेड ट्रैप्स थी, चूहेदानियाँ थी, वो डैगलिंग हो रही थी, यानी झूल रही थी। तो इस तरीके से उसका हाल था। ठीक, ओके भाई, चले आगे। चलो फटाफट से कुछ खा लो पी लो, है ना, थक गए होंगे। थकना नहीं है, जब तक भाई साहब आपको अपनी मंजिल हासिल नहीं करो ना तो तब तक आगे बढ़ते रहो। ठीक है मोनिका, प्रीति और ये पीछे गुलाबो, हाँ आपसे ही बोल रहा हूँ मैं। ये आस्क्ड परमिशन टू स्टे, उसने रुकने के लिए परमिशन मांगी। ये आस्क्ड यानी मांगना, यानी उसने परमिशन मांगी टू स्टे यानी रुकने के लिए। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड है ओटी कॉन्सेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड, और जो ब्लैक स्मिथ था, जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था ना, जो मुख्य लोहार था, उसने सिर हिलाया है ओटी कॉन्सेंट यानी एक घमंडी तरीके से कि हाँ यहाँ ठहर जाए, ऐसे अपनी गर्दन को हिलाता है। विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, यानी उसके सम्मान में एक भी शब्द नहीं बोलता है। ऑनरिंग के अंदर एक भी शब्द नहीं बोला वो, और अपनी घमंडी तरीके से ऐसे गर्दन को हिलाता है। दैट ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, और जो ट्रैम्प होते थे, ट्रैम्प का मतलब भी होता है घुमक्कड़, ठीक है, जो घुमक्कड़ थे उसके लिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है ट्रैम्प। डिड नॉट से एनीथिंग, और घुमक्कड़ ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसको तो ये था ना कि हमें तो रात्रि का आश्रय चाहिए, और क्या चाहिए था, मुझे कौन सा यहाँ पे सगाई करना है, कौन सी शादी सगाई करना है, यहाँ पे कौन से बेटे पोते पढ़ना है मेरे को। Either he had not come there to talk but only to warm himself and sleep, और he had not come there, वो यहाँ पे बात करने के लिए नहीं आया था, बट ओनली केवल वो तो अपने आप को गर्म और सोने के लिए, यानी यहाँ पे आराम करने के लिए, सोने के लिए आया था, केवल अपने आप को गर्म करने के लिए और सोने के लिए आया था, बस इतना था उसका। ये कौन बात करेगा, कौन मुँह लगाएगा तेरे को, हाँ परमिशन मिल गई, सो जा आराम से। इन दोज डेज, उन दिनों, अब देखो थोड़ा पैराग्राफ यहाँ पे चेंज होता है, कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आता है अब आगे। देखो अगर तुम ऑफलाइन होते ना, हंसी के मारे पेट दर्द करने लग जाता, रियलिटी बता रहा हूँ। और वैसे भी यहाँ पे मैं वैसे कमी नहीं छोड़ रहा हूँ, है ना, अगर तुम ऑफलाइन वाली फीलिंग लेके पढ़ो तो। इन दोज डेज, उन दिनों, द रामसा जो आयरन मिल वॉज ओवन्ड बाई अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। देखो प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्धि प्राप्त कर लेना, यानी हाई लेवल की क्वालिटी पे पहुँच जाना। तो वो एक प्रोमिनेंट आयरन मास्टर बन चुका था, एक प्रसिद्ध लोहार बन चुका था, लोहापति बन चुका था। तो रामसा जो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, एक बड़े से लोहापति के द्वारा संभाला जा रहा था। वॉज ग्रेटेस्ट एम्बिशन, एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा, वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, जो अपनी महत्वाकांक्षा के साथ में टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, यानी मार्केट के अंदर अच्छा खासा गुणवत्ता वाला लोहा जहाज़ों के अंदर भेज रहा था, यानी अच्छी क्वालिटी का लोहा भेज रहा था। मतलब उस समय रामसा जो आयरन मिल फेमस हो चुकी थी, और फेमस होने की वजह से अच्छा माल बेच रहा था वो। ये वॉच्ड बोथ नाइट, उसने रात्रि में दोनों चीज़ों को देखा, बोथ नाइट एंड डे, यानी रात्रि में और दिन में दोनों में देखा। टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल, यानी जो कार्य था वो अच्छे से चल रहा था, अच्छा संभव था। एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही कैम इनटू द फोर्स ऑन वन ऑफ हिज 90 राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, यानी जो आयरन मास्टर था, प्रोमिनेंट जो आयरन मास्टर था, जो लोहापति था, वो क्या करता था, फोर्स के अंदर एक बार देखने के लिए, यानी नाइट के अंदर राउंड लगाने के लिए आया करता था। इंस्पेक्शन का मतलब होता है निरीक्षण, यानी निरीक्षण करने के लिए वो रात्रि में आया करता था फोर्स के अंदर कि हाँ काम ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि हाँ फेमस हो गए भाई, अच्छा चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, तो जाकर संभाले नहीं,
जाकर संभालना भी होता है, देखना होता है कि क्या चल रहा है। तो आगे देख लेते हैं कि कल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा क्या। और वही बहुत लोग अभी तो, ओ हो रब्बा, क्या ही कहूँ, बहुत लॉन्ग चैप्टर अभी तो डियर है। थोड़ा और पढ़ लेते हैं ना, मज़ा आ रहा है ना पढ़ते हुए। देखो बोल देना, मैं वहीं पे स्टॉप कर दूंगा। वैसे लगभग 30 मिनट से ज़्यादा हो गए है ना, 40 मिनट तक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे कल देखेंगे, जितना हो जाएगा कल देख लेंगे। फिर कल लॉन्ग क्लास रखनी पड़ेगी। फिर आगे देखिएगा, नेचुरली का मतलब होता है स्वाभाविक रूप से। द फर्स्ट थिंग ही सो, उसने सबसे पहले एक चीज देखी, वॉज द टोल रेगम फिन हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैक्स। वेट रैक्स का मतलब होता है जो गीले फटे हुए कपड़े थे ना, उनमें से स्टीम निकलना शुरू हो जाती है। राइज की सेकंड फॉर्म होती है रोज। तो क्या होता है, स्वाभाविक रूप से जो पहली चीज उसने देखी ना, तो लंबा फटेहाल व्यक्ति सा था, टोल रेगम फिन का मतलब था फटेहाल, ने फटे पुराने से कपड़े थे। वो एड इज इज वे सो क्लोज टू द फर्नेस, जो बिल्कुल भट्टी के नज़दीक आ पहुंचा था, जो उसके चितड़ों से उसके जो गीले कपड़े थे उनसे स्टीम निकल रही थी। स्टीम का मतलब होता है वाष्प। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल, जो आयरन मास्टर था वो इस एग्जाम्पल को फॉलो नहीं करता है, मतलब कुछ उदाहरण मानता नहीं है, अनुसरण नहीं करता बिल्कुल भी। वो एड हार्डली, ये क्या है भाई, एक मिनट वर्ड मीनिंग पढ़ लेने दो। ये है डैंड, डिजाइन नहीं है, मैं डिजाइन पढ़ने लग गया था इसको। ये है डैंड, ठीक है। इसमें कुछ वर्ड साइलेंट है, एन के पहले जी साइलेंट होता है, ठीक है ना। डैंड कभी कभी हो ही जाता है, बाय द वे। हु हैड ए हार्डली डैंड टू लुक एट द स्ट्रेंजर, उसने बड़ी मुश्किल से यानी मानते हुए इस स्ट्रेंजर की तरफ देखा। देखो लुक के साथ में एट प्रीपोजिशन आता है, यानी जब किसी की तरफ हम देखने के लिए यूज करते हैं। तो ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, बिल्कुल वह उसके नजदीक चला गया। लुकड हिम ओवर वेरी केयरफुली, और बिल्कुल ध्यानपूर्वक उसने देखा। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, जो आयरन मास्टर था बिल्कुल उसके नजदीक चला जाता है। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच, जो उसका टोपा था ना, झुका हुआ, स्लाउच का मतलब होता है झुका हुआ, जो टोपा होता है उसके लिए यूज करते हैं स्लाउच सेट, जो उसका झुका हुआ टोपा था उसको हटाता है। देखो टोर ऑफ का मतलब है यहाँ पे हटाना। बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, कि वह उसके चेहरे को अच्छे से देख सके। बट ऑफ कोर्स, लेकिन निसंदेह, इट इज, अरे ये तो तुम हो। जैसे वो उसके देखने के लिए हटाता है तो वो बोलता है अरे ये तो तुम हो नेल्स वोल्फ, अरे ये तो तुम हो। मतलब गलतफहमी हो जाती है आयरन मास्टर को कि उसको वो नेल्स वोल्फ समझ लेता है, यानी उसका पुराना साथी समझ लेता है। ही सेड, उसने कहा हाउ यू डू लुक, अरे तुम कैसे दिखाई दे रहे हो, अरे तुम कैसे दिखाई दे रहे हो, ये क्या हाल कर लिया तुमने नेल्स वोल्फ। ये अपना पुराना साथी समझ लेता है डियर, गलतफहमी हो जाती है और वो बोलता है कि चल मेरे घर पे चल। अब आगे की कहानी और समझा देता हूँ। आगे की कहानी अब सुनो कि नेल्स वोल्फ तो मेरे घर पे चल, वहाँ पे क्रिसमस का डे है और वहाँ पे हमने कुछ पकवान बनाए, वो खाना, अच्छे से नहाना धोना और बढ़िया तैयार होना। लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि पेडलर को डरता ना कहीं मेरी चोरी पकड़ नहीं आ जाए, कहीं मैं पकड़ में नहीं आ जाऊँ, इस वजह से वो डर जाता है और मना कर देता है। खूब वो कोशिश करता ले जाने की, लेकिन वो नहीं गया। लेकिन आयरन मास्टर की एक लड़की थी। अब लड़की थी, लड़की को जाके वो स्टोरी बताता है कि ऐसे ऐसे कोई व्यक्ति है और वो आ नहीं रहा है। लेकिन वो अपने पिताजी को बोलती है पिताजी घबराओ मत, हम लड़कियों के पास में एक अलग ही गुण है। मतलब समझा रहा हूँ, समझ रहे हो ना तुम, हाँ समझ जाओ। तो वो बोलती है कि घबराओ मत पिताजी, मैं जाके मना के लेके आती हूँ। अरे भाई सब लड़की थोड़ी देर बाद में आती है और उसके लिए एक फर वाला कोट लेके आती है और एक उसका नौकर भी साथ में आता है। बट लड़की जैसे बोलती है कि भाई पिताजी आए थे क्यों नहीं आए तुम, और वैसा वैसे बोलते तो लड़का वही जो पेडलर था वो तैयार, अरे 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 मालकिन आप क्यों मुसीबत मोल लिए हो, आप पहले बोले मैं ऐसे ही आ जाता, आप क्यों आए हो यहाँ पे, मुझे पहले ही पता होता तो मैं आ जाता। अब देखो लड़की
के बोलने पर वो तैयार होता है और वो उसके साथ में चल देता है। आगे की स्टोरी क्या होती है वो आप मैंने पहले चैप्टर पढ़ाने से पहले स्टोरी समझा दी, तो जाकर देख लेना, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना। चलो क्या ही बताएं, वैसे आप समझदार उड़िए। आगे देखो, द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रामसजो एंड डिड नॉट इवन नाउ वॉट इज नेम वॉज। द मैन यानी जो वो व्यक्ति था ना पेडलर, विद द रेड ट्रैप्स जो अपनी चोईदानियों के साथ, हैड नेवर बिफोर कभी नहीं देखा था, सीन द आयरन मास्टर यानी आयरन मास्टर को कभी देखा ही नहीं था ना, एट रामसजो यानी रामसजो के अंदर, एंड डिड नॉट इवन नाउ और वो जानता भी नहीं था कि वॉट इज नेम वॉज, उसका नाम भी क्या था। बट इट ऑकर्ड टू हिम, लेकिन उसके साथ में ये चीज़ घटित हुई, दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट, उसने सोचा कि ये एक जेंटलमैन है, सज्जन व्यक्ति है, ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, ऐसे समझ रहा है कि शायद उसका ये ओल्ड एक्वेंटेंस है। एक्वेंटेंस का मतलब होता है जान पहचान का, शायद इसका ये परिचित व्यक्ति है, जान पहचान वाला व्यक्ति, ऐसा समझ लिया शायद मेरे को, ऐसे मनी मन में पेडलर सोचता है। ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ क्रोनर, और उसने सोचा कि मैं शायद इसको एक जोड़ी क्रोनर की दे दूं, मनी मन में सोचता है वो। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, भाई एक बार में उसको अनडिसीव नहीं कर, देखो डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, लेकिन अनडिसीव का मतलब क्या होता है, यानी एक बार के अंदर उसका भ्रम दूर नहीं करना चाहता था वो, एक बार में ऐसे, अरे ऐसे नहीं कि वो उसकी बातों में आ जाए और उसको ऐसे बोले कि ले ये क्रोनर की राशि है, ये अपने पास में रख लो, तो लेकिन वो एक बार में ही पूरा भ्रम दूर नहीं करना चाहता था। ठीक है, अब थोड़ा सा लास्ट हो गया, आज के लिए इतना ही है ना। यस हाँ, गॉड नाउस थिंग्स, भगवान जानता है, हैव गॉन डाउन हिल विद मी, ही सेड, उसने कहा कि मेरे साथ में शायद कुछ बुरा होने वाला है, डाउन हिल का मतलब होता है दुर्गति होना, बुरा होना, शायद मेरे साथ में अब कुछ बुरा होने जा रहा है, उसको ऐसा लग रहा था। ठीक है, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, ठीक है ना डियर, हो सके कल लेसन कंप्लीट कर ले, लॉन्ग क्लास हो जाए, है ना। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल। इसमें जो लड़की है ना उसका करेक्टर आएगा बहुत गजब, सच बता रहा हूँ, बहुत मजा आएगा। तो आज की क्लास कैसी क्या लगी आप बताना, एक बार कमेंट करो जल्दी से, मज़ा आया कि नहीं आया, आया ना। कल की क्लास में मिलेंगे और इसी मज़े के साथ में आज की क्लास हम फिनिश करते हैं। ओके भाई, टेक केयर।